वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग लूनी रिवर के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे। वहाँ पर ये था कि डेजर्ट वाले रीजन में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो ये था लूनी रिवर। तो यहाँ पर इसके ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये था अरावली रेंज। और इसके इंड पॉइंट के बारे में, तो ये जो है ना, इसका इंड पॉइंट रन ऑफ कच्छ है। तो यहीं पर ये खत्म हो जाती है, ये अरब सागर तक पहुँचती ही नहीं है। ये छोटा सा एरर था, फ्लो में कल निकल गया, तो इसीलिए यहाँ पर आज हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। तो फिर डिस्कस करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो कि इनमें से कौन सा एक्ट 1947 का था एक्ट जो रेगुलेट कर रहा था इंडियन लेबर लॉ। ठीक है, जो भी इंडिया में लेबर के कानून थे, इंडिविजुअल के और साथ में ट्रेड यूनियन के, ठीक है, दोनों के। तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट, रॉलेट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो यहाँ पर देखो, चार्टर एक्ट और रॉलेट एक्ट के बारे में तो आपको जनरली पता होता है ना, हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं काफ़ी, या फिर पॉलिटी में पढ़ते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर चल रहा 4th नंबर की इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यही एक्ट के तहत यहाँ पर ये सारे चीज़ को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो यहाँ पर जो है ना, इसके बारे में तो जान ही गए, लेकिन अब इसके बारे में जान लेते हैं ये कौन सा एक्ट है। तो देखो, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 में लाया गया था, लेकिन इसको इनएक्ट 11 मार्च, इतना डिटेल में तो पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वॉज एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, और बेसिकली इसका काम क्या था, चेंजेस करना था गवर्नर जनरल के काउंसिल में। ठीक है, तो यानी कि ये ब्रिटिश के द्वारा लाया गया 1861 का कानून था। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर है बौद्ध रिलीजन से, कि यहाँ पर जो भी बौद्ध स्थापत्य कला स्तूप होता है ना, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के द्वारा जो पैदल मार्ग किया जाता है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, मेधी, ट्रोना, अंधा या फिर छतरा। तो यहाँ पर इसको मेदी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है कलिंगा वॉर से, एंशियंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। 261 में ये वॉर हुआ था, कलिंगा वॉर। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्यन रूलर इनमें से कौन से इसमें लड़े थे, है ना। कलिंगा में कलिंगा राज और मौर्यन साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था 261 BC में। तो इसमें अशोक थे इधर से, ठीक है, मौर्यन साम्राज्य की तरफ से, इस समय इसके राजा थे। तो यानी अशोक हमारा आंसर होगा यहाँ पर। लेकिन अब देख लेते हैं कलिंगा वगैरह के बारे में, ये कहाँ पर था। अगर हम प्रेजेंट डे उड़ीसा की बात करें, तो यहीं पर था कलिंगा राज एंशियंट टाइम में, और 261 में यहाँ पर लड़ाई हुआ था। और उस समय पे मौर्यन एम्पायर अपने पीक पर था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन सभी देश के टेरिटरी पर मौर्यन एम्पायर का ही रूल था, और इसका राजधानी पाटलिपुत्रा यानी कि पटना उस समय था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैपिंग से है, तो काफ़ी आसान है ऐसे, लेकिन इसके मदद से हम काफ़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज को जानने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। जैसे कि म्यांमार इंडिया के किस साइड में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या फिर वेस्ट। तो ये मिलेगा आपको ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में मिलेगा म्यांमार। और बाकी पड़ोसी के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं इंडिया के। जैसे कि हमको यहाँ पर मिलेगा अपना प्यारा भारत बीचों बीच, और इसके ईस्ट में मिलेगा यहाँ पर आपको म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। इसके वेस्ट में, यानी कि हम लोग के वेस्ट में पाकिस्तान है, सबसे प्यारा पड़ोसी, और यहाँ पर है, ठीक है, अफगानिस्तान सबसे छोटा बॉर्डर के साथ में। ऊपर में नेपाल, भूटान है, और नीचे बांग्लादेश है, ठीक है। और सबसे नीचे यहाँ पर साउथ में देखोगे तो श्रीलंका है, और यहाँ पर छोटा सा देश है टापू वाला, जिसका नाम है मालदीव। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम म्यांमार को एक्सक्लूड कर दें, है ना, इस लिस्ट से बाहर कर दें, तो यहाँ पर जितने सारे देश को हम यहाँ पर अभी गिनाए हैं, ये सभी मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम है सार्क, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये लोग, यानी कि ये लोग नहीं, ये ग्रुप पूरा आपस में कोऑपरेट करते हैं। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा विपदा आ गया, है ना, बहुत बड़ा भूकंप वगैरह आ गया, तो ये सब देश, लेकिन अभी ये इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान दोनों है, और दोनों का रिलेशन कैसा है आपको पता ही है, तो इसीलिए। लेकिन आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि इसमें इसके मेंबर कौन कौन से देश है। अगर आप मैप के जरिए इसको याद रखोगे तो काफ़ी आसान होता है इन सभी को याद रखना। अगले क्वेश्चन में है कि नोवेल गोरा, इसके ऑथर इनमें से कौन से व्यक्ति हैं। ऑप्शन में कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ठीक है। और ये जो है ना, ये नोवेल लिखा गया था किस समय, नेशनलिस्ट मूवमेंट के समय, इंडिया में जो चल रहा था आज़ादी का दौर, उस समय इसको लिखा गया था। और यहाँ पर इसके राइटर यानी कि ऑथर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो अब यहाँ पर देख लो, ये जो है ना, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पर एक इसके मोटिवेशनल कोट के बारे में जान लेते हैं, जो काफ़ी फेमस है। तो ये बोलते थे
यू कांट क्रॉस द सी मेरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द सी, है ना, यानी कि अगर आपको क्रॉस करना है तो उसमें आपको कूदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लो, इसका लाइफ 1861 से 41 के बीच में था, और इसको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था 1913 में, और ये सबसे पहले इंडियन थे और फर्स्ट नॉन यूरोपियन था जिसको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था, किसमें, लिटरेचर में। इसी ने यहाँ पर दिया था नेशनल एंथम इंडिया का और बांग्लादेश का, है ना, जन गण मन, और इसका बांग्लादेश का नाम क्या है, अमर सोनार। अब यहाँ पर देखो, जन गण मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे, और इसको अंग्रेजों के द्वारा यानी कि किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा उस समय 1919 में अवार्डेड द नाइटहुड। महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब भी इसी ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा था रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। अगले क्वेश्चन में कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना, यानी कि स्वराज हमारा क्या है, बर्थ राइट है, यानी कि जन्माधिकार है, और इसको हम लेकर रहेंगे। ये इनमें से इस स्लोगन को किसने दिया था, कौन से फ्रीडम फाइटर ने। तो यहाँ पर देखो, अंबिका चरण मजुमदार और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी और भगत सिंह। तो यहाँ पर जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है ना, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, और इसी ने ये स्लोगन को दिया था कि स्वराज हमारा जन्माधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। इस क्वेश्चन में ये आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कि आर्टिकल 30, 42, 16, 14 इनमें से कौन सा आर्टिकल, है ना, हमको यहाँ पर प्रोवाइड करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का जो प्रोटेक्शन है ना, इक्वल है सभी व्यक्ति के लिए जो भी भारत में रहते हैं या फिर भारत के निवासी है, एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, है ना। और तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आर्टिकल 14 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो काफ़ी गैप आर्टिकल में, ये सब अलग चीज़ों के लिए, इसके बारे में देखेंगे बाद में कभी। अगर यहाँ पर ऑप्शन में अगर करीब करीब रहता ना 13, 14, 15 आर्टिकल, तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पर हम इसको ईजिली कर सकते हैं 100% कॉन्फिडेंट के साथ में। तो 14 से 18 के बीच में जो आर्टिकल है, यहाँ पर इक्वलिटी राइट के बारे में ही बात किया जाता है ना, संविधान के अंदर में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है संविधान के, क्योंकि संविधान बनने से पहले डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं बन जाता, ठीक है, इससे पहले इसका बहुत बड़ा इतिहास होता है। तो यहाँ पर पहले ब्रिटिश के द्वारा कुछ कानून लाए गए थे, जैसे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे। फिर जब कंपनी हाथ से, मतलब कंपनी के कंट्रोल से निकल गया पूरा, तो वहाँ पर फिर क्राउन ने ले लिया था। इस समय कुछ अलग अलग कानून लाए गए थे भारत में, ठीक है, रूल करने के लिए। जैसे कि कंपनी का रूल चला था आपका 1773 से 58 के बीच में, यानी कि कानून इस समय लाया गया था। अगर हम देखें तो ये 1757 प्लासी के समय ही बेसिकली बंगाल पर आधिपत्य हो गया था अंग्रेज का, लेकिन जो एक्ट वगैरह लाया गया था ये सबसे पहले 1773 में लाया गया था। फिर यहाँ पर क्राउन रूल 1858 से 1947 के बीच में, और इसके बाद 1947 से लेकर अभी तक हम लोग जो चल रहा है अपने संविधान पर चल रहा है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ये बेसिकली कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था, क्योंकि इस समय कंपनी तो लॉस में जा रहा था, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर जो भी ऑफिसर यहाँ पर काम करते थे वो लोग पर्सनल वेल्थ कुछ ज़्यादा ही बना रहे थे। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ये सब कानून से लाए गए थे उस समय। एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, फिर यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट था, सभी का ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर जब 1857 में क्रांति हुआ तो उस समय जो है ना, कंपनी से पावर छीन लिया गया और ये डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर में चला गया पूरा भारत, और इसी को बोलते हैं ब्रिटिश रूल 1858 से लेकर 1947 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा सारा का सारा पावर ले लिया गया था कंपनी से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो, फिर लास्ट में यहाँ पर देखो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा भारत को आज़ादी मिला था। अगले क्वेश्चन में है कि रीजनल नेम फॉर फुल और पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट। यहाँ पर ईस्ट कोस्ट, जैसे कि यहाँ पर देखो तमिलनाडु है ना, ये एक कोस्ट का छोटा सा पार्ट है तमिलनाडु का कोस्ट, इसको हम देखेंगे अभी समझेंगे। तो इनमें से कौन सा कोस्ट वेस्ट में ईस्ट में नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर जो कोरोमंडल है, तमिलनाडु कोस्ट है, उत्कल कोस्ट, ये सभी के सभी ईस्ट में है इंडिया के, यानी कि अगर हम इस वाले पोर्शन का बात करेंगे ना पेनिनसुलर वाले, तो यहाँ पर इस तरफ में सारे के सारे कोस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मालाबार कोस्ट है ना, ये मिलेगा आपको वेस्ट में, यहाँ पर केरल के पास। तो देख लेते हैं फिर यहाँ पर देखो इस मैप में, इससे याद रखना आपको, जैसे कोरोमंडल कोस्ट है ना, कोरोमंडल कोस्ट का ही छोटा सा पार्ट कौन सा है, तमिलनाडु का कोस्ट, जो ऑप्शन में लिखा था, इसीलिए वहाँ पर फुल और पार्ट कोस्ट लिखा हुआ था। फिर यहाँ पर ऊपर मिलेगा आपको ये वाला
नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है, ये है ना, कोस्ट का नाम है, और ये उत्कल कोस्ट सबसे ऊपर में मिलेगा आपको। और अगर हम यहाँ पर वेस्ट में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मालाबार कोस्ट नीचे में है, इसके बाद कोंकण कोस्ट है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र को ये कवर करता है, गोवा को। और यहाँ पर काठियावाड़ यानी कि कुछ पोर्सन गुजरात का यहाँ पर कवर हो रहा है, और कच्छ वाला कोस्ट जो ऊपर में है कच्छ के पास। और नीचे में इस वाले पोर्सन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केप कोमोरिन, जिसे अफ्रीका के नीचे वाले टिप को बोलेंगे केप ऑफ गुड होप, उसी तरह से इसको बोलेंगे केप कोमोरिन। इस क्वेश्चन में गिद्दा डांस फॉर्म काफ़ी फेमस डांस फॉर्म है गिद्दा, तो आप मूवी वगैरह में भी देखे होंगे गिद्दा करते हुए। यानी कि ये डांस इनमें से कौन से राज्य से बिलोंग करता है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा, उत्तराखंड। तो ये पंजाब का डांस फॉर्म है ना, ये एक फोक डांस है पंजाब का। तो कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस के बारे में देख लेते हैं पंजाब के। जैसे कि अगर हम फीमेल फोक डांस के बारे में बात करें तो सामी, गिद्दा, किकली। और अगर हम मेल फोक डांस की बात करें, यानी कि पंजाब में जो लोग मेल लोग करते हैं डांस, वो है भांगड़ा, मालवाई गिद्दा, झूमर, लूडी, गटका और झूली। तो ये सब इंपॉर्टेंट फोक डांस है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये है यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी बराक ओबामा का, इनमें से कौन सा बुक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये खुद का बुक है, जो खुद के बारे में लिखते हैं उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये तो प्रेसिडेंट थे पहले, एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो अभी ऑप्शन में क्या क्या है, क्रॉनिकल्स, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी फ्रेज एंड इनहेरिटेंस, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, ये बुक है किसका, बराक ओबामा का ऑटोबायोग्राफी। इसका कवर पेज यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखता है ना। तो बेसिकली इसमें जो है ना, इसका जो ओबामा का अर्ली लाइफ है, जो होनोलुलु एक हवाई आइलैंड का जो है ना पैसिफिक ओशियन में, उसी का राजधानी है। तो वहीं पर ये पैदा हुए थे, है ना। वहाँ से कैसे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुँचे थे, हार्वर्ड लॉ स्कूल में पहुँचे थे। तो इस पूरे जर्नी के बारे में इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वाज लॉन्च्ड इन 1995, 1990, 1999, 1992। इनमें से कौन से साल में ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1995। तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम, एक कमीशन था जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसी ने इसको लॉन्च किया था 1995 में 1 अप्रैल को। और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, और इसके तहत, ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत कई सारे जॉब सीकर्स को लगभग 2 मिलियन के आसपास जॉब मिले थे, जो भी रूरल वाले क्षेत्र में है ना, यानी कि विलेज वाले क्षेत्र में, KVIA सेक्टर में, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज में। इस क्वेश्चन में है कि यामिनी कृष्णमूर्ति इज नॉन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। इनमें से कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए फेमस है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो हमारे पास देखो ग्रुप में है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ये है ना, ये इसी के फील्ड में काफ़ी फेमस है ना क्लासिकल डांसर थे, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के। तो बेसिकली ये सब डांस जो करते हैं ना, ये सब कल्चरल डांस या फिर क्लासिकल डांस, इन सभी को उतना फेम मिल नहीं पाता जिस तरह से बॉलीवुड वगैरह में मिलते हैं, लेकिन ये लोग अपने अपने फील्ड में मारते थे। तो इसको देख लो, ये कौन थे, ये है कृष्णमूर्ति। और इसका जन्म 20 दिसंबर 1940 को 82 के ईयर के एज में ये स्वर्ग सिधार गई। और ये मद्रास में इसका जन्म स्थल था, उस समय प्रेसिडेंसी था मद्रास। ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी में फेमस थी। अवार्ड देखो इसको कई सारे मिले हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये सभी अवार्ड से इसको नवाजा गया था। इनमें से कौन सा, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से कौन सा एक तबला प्लेयर नहीं है। तो ये यहाँ पर होगा शेख चिन्नामौला, ये एक तबला प्लेयर नहीं थे। ये कौन थे देख लो, ठीक है, ये तो यही है ये। और ये जो है ना बेसिकली कर्नाटिक म्यूजिक में काफ़ी फेमस थे। और कर्नाटिक वाला क्षेत्र किसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को। तो यानी कि इसका जन्म स्थल भी यहीं पर कारावती, आंध्र प्रदेश। और कारावती अभी यहाँ पर कैपिटल बना है आंध्र प्रदेश का, नया नया कैपिटल। और देखो इसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी यूनिक है ना। जनरली ये लोग, ये सब बहुत टफ होता है बजाना इसको, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर देखो नदास्वारम बोलते हैं। और इसका एक्टिव ईयर 1924 से लेकर 1999 के बीच में था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर फोर्ट से एंशियंट फोर्ट है कि इनमें से कौन से फोर्ट को मनकाल फोर्ट कहते थे और इसको हिल टॉप पर 1143 ईस्वी में बनाया गया था। तो यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट जो है ना, इसी को 1143 में हिल टॉप पर इसको बिल्ट किया गया था और इसको मंकाल भी बोलते हैं। तो इसमें देखो अभी प्रेजेंट डे में कुछ इस तरह से इसको प्रिजर्व करके रखा गया है ना, टूरिस्ट प्लेस है। इसका अभी प्रेजेंट डे लोकेशन कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। और इसको जो है ना, ककातिया जो रूलर थे ना, ककातिया वंश के रूलर प्रतापारुद्र, इसने इसको 11वीं सेंचुरी में ही बिल्ट किया गया था। इस क्वेश्चन में कि इनमें से किसने परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, है ना, यानी कन्वेंस किया महात्मा गांधी को कि महिला को भी ज्वाइन करना चाहिए इस मूवमेंट को, ताकि हम इसको एक बड़े लेवल पर सफल बना सके। तो ऑप्शन में कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट है, आशालता सेन है, अम्बाबाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले है ना, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसी ने यहाँ पर महात्मा गांधी को कन्वेंस किया था। तो यहाँ पर आपके सामने एक हिस्टोरिकल इमेज है ना, इसी सत्याग्रह का। इसी का नाम कई था, जैसे कि सॉल्ट मार्च इसी को बोलते थे, दांडी मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह। इसका लोकेशन कहाँ पर था? ये गुजरात में हुआ था। और इसका अगर टाइम लाइन की बात करें तो मार्च अप्रैल में 1930 में इसको, है ना, इस सत्याग्रह को किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसीलिए ये लीडर थे। और इस समय जो मेजर इवेंट थे ना, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था। और इस इवेंट के जो मतलब कि इस मार्च के, दांडी मार्च के जो की पीपल थे, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग काफ़ी फेमस थे इसमें। ठीक है, फिर बाद में जाकर यही लोग बड़े बड़े नेता बनते। अगले क्वेश्चन में कि रूलर ऑफ महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया। तो आप सभी को पता होगा कि एंशिएंट इंडिया में 16 महाजनपद थे। और जो है ना, यहाँ पर सभी अलग अलग किंगडम थे। ठीक है, और इस समय जो क्रॉप्स पे यानी कि फसल पर जो टैक्सेस लगाते थे राजा उस समय के किसान पर, वो कितना लगाते थे? 1/3, 1/5, 1/6 या फिर 1/4। तो उस समय जो है ना, टोटल प्रोडक्शन पर 1/6 सरकार को देना पड़ता था, यानी कि राजा को देना पड़ता था टैक्स के रूप में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो देखो 16 महाजनपद जो थे ना, इसका यहाँ पर देख लो नाम क्या क्या था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ और इसके राजधानी भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कंबोज, रायपुर इसका राजधानी था। गांधारा, तक्षशिला इसका राजधानी था। हस्तिनापुर, जब आप महाभारत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका जिक्र होता है, तो वहाँ पर इसका राजधानी क्या है? कुरु है ना। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो काशी का राजधानी वाराणसी यानी कि बनारस था। अवंती, उज्जैन, है ना। और आप अपने से देख लेना, यहाँ पर सभी का लिस्ट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में है कि भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट का ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम? तो ये है तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं क्लासिकल डांस को। बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये रिकॉग्नाइज डांस है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कथक यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का डांस फॉर्म है। यहाँ पर सारे के सारे क्लासिकल डांस फॉर्म है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का, ये नाम से ही पता चल रहा है। मोहिनीअट्टम ये केरला का है। और यहाँ पर ओडिसी उड़ीसा से है, ये भी नाम से ही पता चल जाता है। और यहाँ पर सत्रिया ये असम का क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो यहाँ पर ये जो इमेज है ना, ये बेसिकली भरतनाट्यम कर रही है, तो ये इसी का डांस फॉर्म है। बाकी को भी देख लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है ना, ये भरतनाट्यम है, ये कथक है ना, ये कथक है। फिर यहाँ पर ये कथकली है और ये कुचिपुड़ी है इस इमेज में। फिर यहाँ पर मणिपुरी है, ये मोहिनीअट्टम ये है, ओडिसी ये है, और यहाँ पर ये है आपका सत्रिया, तो ये असम में चलता है। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें जो है ना एंथ्रोपोडा ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है, इससे इनमें से कौन सा एनिमल बिलोंग नहीं करता? तो क्या क्या ऑप्शन में है? बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, ऑक्टोपस है या फिर स्पाइडर है। तो यहाँ पर ऑक्टोपस जो है ना, ये इससे बिलोंग नहीं करते, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी देख लो, इसमें जो है ना एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टोपस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसीलिए इसको हम इस ग्रुप में नहीं रखेंगे। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे इंसेक्ट में स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, सेंटीपेड्स हो गया,
मिलीपैड्स हो गया, क्रैब्स हो गया, क्रेफिश, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना, ये सभी इसी एंथ्रोपोडा ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बेदा समाज से। तो बेदा समाज के बारे में दो स्टेटमेंट हमारे पास, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमसे यहाँ पर पूछा है। जैसे कि इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको मद्रास में ही है ना इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि इसको मद्रास में ही 1864 में इस्टेब्लिश किया गया था। और सेकेंड नंबर जो स्टेटमेंट है इसमें क्या है, ये जो काम कर रहे थे एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शंस, प्रमोट विडो मैरिज एंड वुमेन एजुकेशन के फील्ड में ये काम ये संस्थान कर रही थी, ये समाज बेदा समाज। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट क्या है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पर चार्ज कितना है 4 कूलम्ब है। तो अगर हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, V इंटू सी कर देंगे, यानी कि 6 इंटू 4 यानी कि 24। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, यानी कि सलाइवा में ये मौजूद होता है ये एंजाइम, और इसका काम क्या है कि स्टार्च को ब्रेक करता है ये सिंपल शुगर के फॉर्म में। तो यहाँ पर एमिलीज जो है ना, एमिलीज यही एंजाइम है जो यहाँ पर स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। इस क्वेश्चन में देखो एक एक्स नाम का बंदा है जिसका यहाँ पर एज है 10 साल, और इसी एज में इसको जो है ना एम्प्लॉय कर लिया गया है फैक्ट्री में किसी। तो इस केस में इस एक्स बंदे का इनमें से कौन सा राइट का वायलेशन हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ पर इक्वालिटी या फिर फ्रीडम। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसका आर्टिकल देख लेते हैं, ये जो ना आर्टिकल 23-24 में इसी के बारे में चर्चा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब देख लेते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन को। इसमें क्या है ना कि इनमें से कौन से वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है, ठीक है, इसमें कुछ भी हम यहाँ पर मिला नहीं रहे हैं एडिशनल कोई भी कंपाउंड, और ये जो है ना फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, वेल वाटर, स्प्रिंग वाटर, रिवर वाटर और रेन वाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तो है ना रेन वाटर, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले पानी एवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, फिर कंडेंसेशन के जरिए बारिश के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। और यहाँ पर हमको पॉल्यूशन को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। अब कई लोग बोलेंगे कि एसिड रेन भी होता है, तो वो तो प्योर फॉर्म नहीं हुआ ना, तो उसको यहाँ पर हमको कंसिडर करना भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेट में। थैंक यू सो मच।